चलिए, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट अल्कोहल और ईथर पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट, फिनॉल। फिनॉल या कार्बोलिक अम्ल भी बोलते हैं इसको, मैंने पहले बताया था। बेंजीन वाले के ऊपर अगर हाइड्रोक्सिल समूह OH समूह लगा दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिनॉल। इसको फिनॉल बोलेंगे। बेंजीन वाले के ऊपर OH समूह लगा दिया जाए तो इसका नाम क्या होगा? फिनॉल। सामान्य नाम भी इसका फिनॉल होता है, IUPAC नाम भी इसका फिनॉल होता है, दोनों ही फिनॉल है। सामान्य नाम भी इसका फिनॉल है और IUPAC नाम में भी इसको बोलते हैं फिनॉल। ठीक है, सेकेंड IUPAC नाम की बात करते हैं। देखिए, इसको सामान्य नाम होता है ऑर्थो। ये ऑर्थो पोजीशन है 1 2, ऑर्थोक्रीसोल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि बेंजीन वाले के ऊपर OH होता है, उसको तो फिनॉल बोलते हैं, लेकिन OH CH3 दोनों समूह होता है, उसको बोलते हैं क्रीसोल। ऑर्थो पोजीशन के ऊपर है। ये कौन सी पोजीशन हो गई? 1 2 3 मेटा, तो इसको क्या बोलेंगे? मेटा क्रीसोल। इसी प्रकार यहाँ पर 1 2 3 4, इसको बोलेंगे पैरा क्रीसोल। ये इसका। अगर इनके IUPAC नाम की बात की जाए तो सिंपल होगा। IUPAC नाम 1 2 मेथिल फिनॉल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 मेथिल फिनॉल। इसी प्रकार इसका नाम क्या होगा? 3 मेथिल फिनॉल। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल नाम है 3 मेथिल फिनॉल। चलिए, इसका नाम 4 मेथिल फिनॉल, 4 मेथिल फिनॉल। तो सिंपल नामकरण है ये, नोट कर दीजिए। इसके आगे और लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट नाम लेते हैं हम लोग। चलिए, चेंज करते हैं। कुछ नए नाम लेते हैं। चलिए, OH, दो OH लगे हो बेंजीन वाले के ऊपर, वो भी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। ये याद रखना, ऑर्थो पोजीशन है। इसको हम लोग बोलते हैं केटेकोल। सामान्य नाम होता है इसका केटेकोल। OH दोनों मेटा स्थिति के ऊपर है, इसको बोलते हैं रीसोसिनॉल। रीसोसिनॉल ये इसका सामान्य नाम है, इंपॉर्टेंट है। अगर पैरा पर हो OH, इसको बोलते हैं क्वीनॉल। क्वीनॉल या हाइड्रोक्विनॉन। हाइड्रोक्विनॉन, ये इसके दो नाम है, क्वीनॉल या हाइड्रोक्विनॉन। देखो, हाइड्रोक्विनॉन कैसे? अगर दोनों हाइड्रोजन हटा दूं मैं तो बताओ ये क्रियात्मक समूह कौन सा हो जाएगा? कीटोन। कीटोन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन। लेकिन साथ में हाइड्रो लगा रखा है तो नाम हो गया हाइड्रोक्विनॉन। और लेते हैं, चलो और नेक्स्ट लेते हैं। पहले इनके IUPAC नाम लिख लेते हैं। तो देखिए, यहां पर 1 2 IUPAC नाम होगा बेंजीन 1 2 डाइऑल। ये इसका IUPAC नाम होता है, बेंजीन 1 2 डाइऑल। तो बताओ इसका क्या होगा? 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1 3 डाइऑल। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? बेंजीन 1 4 डाइऑल। बेंजीन 1 2 3 4, 1 4 डाइऑल। चलिए, इसे नोट कर दीजिए इसको। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, नेक्स्ट नाम पे चलते हैं हम लोग। दो नाम और जो आपके बुक के अंदर नहीं दे रखे हैं, वैसे नॉर्मली कई बार रिएक्शन में आते हैं। जैसे मैं बात करूं, ये
CHO, ये बात करूं COOH। याद कीजिए, ये दोनों मैंने आपको 11th क्लास में बताए थे। क्या कहते हैं इसको? सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। इसको सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल याद होगा। ये आपको 11th क्लास में मैंने बताया था, 12th में भी काम आते हैं। चलिए आईपीसी नाम, मुख्य क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है 1 2, मुख्य क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल है 1 2, लेकिन इनके कार्बन को काउंट ही नहीं करेंगे। एक ही कार्बन है तो उसको काउंट नहीं करना है, वाले से जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसका नाम लिखते हैं 2 के ऊपर हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी प्रतिस्थापी है। फिर नाम होगा बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। यदि क्रियात्मक समूह के कार्बन को श्रृंखला में काउंट नहीं किया जाए तो हमें उसका नाम एल नहीं रखना है। जैसे हम लोग एल्डिहाइड के नाम के आईपीसी अनुलेखन क्या करते हैं? एल करते हैं। यहाँ एल का उपयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कार्बन को काउंट नहीं किया है हमने श्रृंखला में, तो नाम होगा कार्ब एल्डिहाइड। ठीक इसी प्रकार 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलिए, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे, ओइक अम्ल नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके कार्बन को हमने संख्या में काउंट नहीं किया है। तो ये बात आपको समझ में आती है, 11th क्लास में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो ये आईपीसी नाम है, थोड़े से आईपीसी नाम है जो नॉर्मली हमारे काम आते हैं, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नोट कर दीजिए इसको। चलिए नोट कर दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसके बनाने की विधियां, फिनॉल के बनाने की विधियां। फिनॉल काफी बनाने की विधियां हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। तो फिनॉल के बनाने की विधियों में सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसके प्रयोगशाला विधियों पर। प्रयोगशाला विधि के अंदर सबसे पहला है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड याद कीजिए पहले आ चुका है, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बोला था इसको मैंने। जब इसका जल अपघटन किया जाता है तो बनता है फिनॉल। तो देखिए यहाँ पर HCl बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा, पीछे OH यहाँ पर जुड़ जाएगा, OH N2 प्लस HCl। तो किसका निर्माण हो गया? फिनॉल का निर्माण हो गया। सेकंड बात करते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। देखिए बेंजीन, ये बेंजीन है, प्रत्येक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होता है। इसकी क्रिया मैंने करवा दी यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल से। देखो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, H2SO4 दो टुकड़ों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। यहां से ये निकल गया जल का अणु। ठीक है, तो पीछे क्या है? SO3H यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो जोड़ देते हैं हम लोग यहाँ पर, ये जोड़ दिया हमने SO3H। इसको हम लोग बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। चलिए इसकी क्रिया करवाई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाई, यहां से जल का अणु बाहर निकलता है, जल का अणु बाहर निकल गया -H2O। तो यहां पर देखिए ये बच गया SO3Na, SO3Na। इसका नाम हो जाएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, इसके बाद में
इसकी और क्रिया करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु के साथ। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु लिए हैं मैंने यहां पर। तो देखिए एक तो यहां से जल का अणु बाहर निकलेगा, जल का अणु बाहर -H2, ठीक है। दूसरा निकलेगा यहां पर Na2SO3, ये Na2 सोडियम 2 हो गए, SO3 Na2SO3, ठीक है। बताइए पीछे क्या बच गया, ONA इसके ऊपर जुड़ जाएगा, यानी ये जुड़ गया ONA। अब याद कीजिए जब बेंजीन वाले के ऊपर केवल O- था, ये O- का होगा और Na किसका होगा, प्लस का होगा। तो याद कीजिए जब O- था तो इसको हमने क्या बोला था, फिनोक्साइड बोला था। अब यहाँ पर सोडियम जुड़ गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है। फिर इसका अपघटन करते हैं तनु अम्ल की उपस्थिति में। तनु HCl ले लिया तो यहां से चला जाएगा NaCl, पीछे क्या बच गया, H यहां पर जुड़ जाएगा, ये H यहां पर जुड़ जाएगा। तो ये किसका निर्माण हो गया, फिनोल का निर्माण हो गया। सिंपल है। बेंजीन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाई या फिर ओलियम से। देखिए या फिर ओलियम नया वर्ड है आपके लिए, एग्जाम में पूछा गया है, आगे पी ब्लॉक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला होता है H2S2O7, इसको ओलियम बोलते हैं। कैसे बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसके अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड जोड़ देते हैं, H2SO4 में SO3 जोड़ दिया तो देखिए H2 है, S2 हो गए, S2 ऑक्सीजन 4 और 3 7, इसको हम लोग बोलते हैं ओलियम। ये राजस्थान बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि ओलियम किसको कहते हैं, ठीक है, ये है ओलियम। तो क्रिया करवा दी हमने बेंजीन की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाने पर देखो ये अम्ल है तो H+ देगा, सार है तो OH देगा, जल का अणु बाहर निकल गया, पीछे बच गया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। फिर वापस सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु काम में लिए है ना, एक जल का अणु निकलता है, एक सोडियम सल्फाइट निकलता है, सल्फाइट बोलेंगे इसको, सल्फेट किसको बोलेंगे, Na2SO4, इसको सल्फेट बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, सल्फाइट, ठीक है। तो सोडियम फिनोक्साइड बन गया और सोडियम फिनोक्साइड का अपघटन तनु HCl से करेंगे, किसका निर्माण होगा, फिनोल का निर्माण होगा। तो सिंपल सी विधि है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट विधि की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट विधि देखिए सैलिसिलिक अम्ल से, सैलिसिलिक अम्ल के सोडियम लवण से। तो ये आ चुकी है विधि, कोई अलग विधि नहीं है, पहले आई हुई है, समझ लेते हैं वापस ये क्या चीज है। यहाँ पर सैलिसिलिक अम्ल मैंने अभी बताया था, इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल, OHCOOH, ठीक है, इसको सैलिसिलिक अम्ल बोलेंगे। अब मुझे चाहिए सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण, तो देखिए यहाँ पर मैंने ये इसका सोडियम लवण बना दिया। कैसे बनाने में काफी बार बता चुका हूं कि अम्ल है, इसकी क्रिया साल से करवा दो, लवण का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए इसकी क्रिया मैं करवा रहा हूं सोडा लाइम से। सोडा लाइम में आपको याद होगा NaOH+CaO, याद आ गया, NaOH+CaO, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडा लाइम। तो यहां से क्या निकल जाएगा, Na2CO3, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट यहां से बाहर निकल गया, तो H यहां पर जुड़ गया, तो बताइए किसका निर्माण हो गया, फिनोल का निर्माण हो गया, OH, किसका निर्माण हो गया, फिनोल का। तो सीधा का सीधा यहाँ पर ये हो गया। या फिर बुक्स के अंदर 2 तरीके से बताया है, एक वो तरीका है यहाँ पर कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु ले लिए, उसके बाद में सोडियम फिनोक्साइड बना दिया, उसका तनु HCl की उपस्थिति में अपघटन करवा दिया, तो किसका निर्माण हो गया, फिनोल का निर्माण हो गया। तो दोनों एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है।
तो ये इस प्रकार रिएक्शन हो जाएगी सैलिसिलिक अम्ल के सोडियम लवण से। फिर चौथा बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ग्रीनियर अभिकर्मक से। ग्रीनियर अभिकर्मक से देखिए, ग्रीनियर अभिकर्मक से हमने फिनॉल का भी निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर भी देखो, ये ले लिया मैंने ग्रीनियर अभिकर्मक, बेंजीन वाले के ऊपर MgBr, RMgX, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीनियर अभिकर्मक। R की जगह मैंने बेंजीन वाले ले लिया MgBr, इसके मैंने 2 अणु ले लिए, क्रिया करवा दी मैंने ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन इनके बीच में आ जाएगा, 2 अणु लिए हैं मैंने यहाँ पर, ये 2 अणु, ये हो गया OMgBr। फिर इसका कर दिया जल अपघटन HOH, देखिए जल अपघटन HOH, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, ये क्या हो गया OH, फिनॉल के 2 अणु प्राप्त हो गया हमें, ये प्राप्त हो गया हमें फिनॉल, ठीक है। ग्रीनियर अभिकर्मक ले लिया, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको फेनिल बोलेंगे, फेनिल समूह, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, 2 अणु लिए हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करवाई, ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा। देखिए ऑक्सीजन 2 है इसीलिए आगे 2 लगाया हुआ है, संतुलित है, और जल अपघटन कर दिया तो किसका निर्माण हो गया, फिनॉल का निर्माण हो गया। तो ये इसके प्रयोगशाला विधि है। एक और इसके अंदर आपके प्रयोगशाला विधि लिखी है हेलो एरिन से, तो वो काट लीजिएगा, वो हटानी है, वो कहाँ पर यूज लेनी है मैं आगे अभी बता दूंगा, तो ये नोट कर लीजिए पहले। चलिए नेक्स्ट विधि हम लोग पढ़ते हैं फिनॉल की औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि की बात की जाए तो सबसे पहला आता है क्यूमीन से। क्यूमीन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि क्यूमीन किसको कहते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर बेंजीन वाले के ऊपर आइसोप्रोपिल समूह लगा दिया, ये समूह आइसोप्रोपिल है, तो आइसोप्रोपिल बेंजीन इसी को क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। आइसोप्रोपिल बेंजीन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूमीन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेते हैं यहाँ पर इसके बनाने की विधि। क्यूमीन, ये क्यूमीन है, इसकी क्रिया करवाई जाती है वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैसा क्या बनता है, यहाँ पर ये C है, ये C, इससे ये मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, एक मैथिल समूह यहाँ, एक मैथिल समूह यहाँ, ये जोड़ दिया मैंने CH3 CH3, वो इस प्रकार जोड़ दिए, दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर बीच में आ जाएंगे और हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार बना लेते हैं OH, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, नाम हो जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, परऑक्साइड समूह है और साथ में हाइड्रोजन भी है, क्यूमीन भी है, तो नाम क्या हो जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। और इसका अपघटन करते हैं हम लोग तनु अम्ल की उपस्थिति में, तनु अम्ल से अपघटन कर देंगे तो देखिए ये जो OH है वो यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये तो किसका निर्माण हो जाएगा, फिनॉल का। बताइए पीछे क्या बच गया, CH3 CO CH3 यानी कि कीटोन, CH3 CO CH3, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कीटोन यानी कि एसीटोन। OH यहाँ लग गया, पीछे बच गया CH3 CO CH3, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एसीटोन। तो साथ साथ में देखो फिनॉल भी बन रहा है और एसीटोन भी बन रहा है, तो दो चीजें हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही है। तो इंपॉर्टेंट विधि है, एग्जाम में पूछी गई है। तो क्यूमीन किसको बोलते हैं, आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन बोलते हैं, जिसका वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीजन कमाने पर क्या बनता है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। तो ये विधि क्यूमीन से। चलिए दूसरी विधि की तरफ चलते हैं हम लोग। बेंजीन के निर्माण की सेकंड विधि, औद्योगिक विधि की तरफ चल रहे हैं हम लोग कोलतार से। कोलतार से देखिए, कोलतार की बात की जाए तो कोलतार होता क्या है, पहले ये समझिए। जो कोयला होता है उसको उच्च ताप और वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो एक काला चिपचिपा पदार्थ प्राप्त होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलतार, ठीक है। इस कोलतार का भंजक आसवन जब करवाया जाता है तो हमें खूब सारी चीजें प्राप्त होती है, काफी सारे ऑयल्स प्राप्त होते हैं, तेल प्राप्त होते हैं। उसमें एक तेल प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं मध्य तेल अंश, मध्य तेल अंश। देखो हल्का तेल अंश प्राप्त होता है, मध्य तेल अंश प्राप्त होता है,
भारी तेल अंश प्राप्त होता है, लेकिन हमें इससे मतलब है क्योंकि यहाँ से हमें फिनोल प्राप्त होगा। मध्य तेल अंश है, इसके अंदर फिनोल भी होता है मुख्य रूप से, और नेफ्थलीन भी होता है। ये जो मध्य तेल अंश जो कोलताल से प्राप्त होता है, उसके अंदर दो प्रकार की चीजें होती है, एक तो फिनोल होता है, एक क्या होता है, नेफ्थलीन होता है। अब हमें फिनोल यहाँ से पृथक करना है, नेफ्थलीन भी साथ में मिला हुआ है, तो करते क्या है, ये फिनोल, ये जो फिनोल है इसकी क्रिया करवाई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। देखिए फिनोल की क्रिया करवा दी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, यहाँ से H निकलता है, यहाँ से OH निकलता है, पीछे बचता है सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड जल का अणु बाहर निकल गया, और ये सोडियम फिनोक्साइड है, इसके दो अणु लिए और क्रिया करवा दी CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में इसका अपघटन करवाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर निकलेगा सोडियम 2 है, Na2CO3, Na2CO3, पीछे दो अणु बच गए किसके, फिनोल के। चेक कर सकते हैं यहाँ पर C6H5, इसके दो अणु हैं, C6H5 के इसके दो अणु हैं, हाइड्रोजन 2 है, ये रहे 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक ये रहा, हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन 2 तो ये रहे, 2 ये है 4, और एक ये है 5, इधर भी चेक कर सकते हो, 2 तो ये रहे और 3 इधर है, 5, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इसके अंदर नेफ्थलीन भी साथ में है, तो हमें नेफ्थलीन से फिनोल को अलग करना है ना। तो तरीका क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवा दी, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया नेफ्थलीन नहीं करेगा, केवल कौन करेगा, फिनोल, तो किसका निर्माण कर देगा, सोडियम फिनोक्साइड का। अब हमें फिनोल चाहिए, सोडियम फिनोक्साइड की क्रिया CO2 के साथ करवा दी, जल के साथ में, सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल गया और साथ में क्या प्राप्त हो गया, फिनोल का निर्माण हो गया। तो कोलताल से बनाने की विधि नोट कर दीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट विधि की बात करते हैं, बेंजीन के ऑक्सीकरण से। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है, बेंजीन का ऑक्सीकरण। सिंपल है, ये देखिए, ये बेंजीन प्रत्येक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होता है, ये ऑक्सीकरण करवा दिया, उत्प्रेरक होता है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, तापमान होता है 583 केल्विन। दोनों याद रखना है आपको, उत्प्रेरक भी याद रखना है और टेम्परेचर भी आपको याद रखना है। वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में तापमान 583। तो देखिए ये एक ही ऑक्सीजन है, 2 से 2 घट गया, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो किसका निर्माण हो जाएगा, फिनोल का निर्माण हो जाएगा। तो एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। बेंजीन का ऑक्सीकरण करवाते हैं वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो किसका निर्माण होता है, फिनोल का निर्माण होता है। तो ये चौथा रासायनिक प्रक्रम। रासायनिक प्रक्रम, देखिए रासायनिक प्रक्रम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, याद होगा आपको, क्लोरोबेंजीन का निर्माण किया था हमने ये बेंजीन लिया था, ये HCl लिया था, और ये हाफ O2 लिया था, कॉपर क्लोराइड 523 केल्विन तापमान, याद आया, ये सारी चीजें ली थी हमने। तो यहाँ से H2 और O, जल का अणु बाहर निकला था और Cl जुड़ गया था, तो यहाँ पर किसका निर्माण हो गया था, क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो गया था। क्लोरोबेंजीन, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन का निर्माण। लेकिन हमें फिनोल चाहिए, आगे एक और स्टेप होगा, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन करते हैं, किसकी उपस्थिति में, सिलिका की उपस्थिति में, 723 केल्विन ताप, यहां से निकलेगा HCl, बताओ पीछे क्या बच गया, फिनोल, C6H5OH, और जल का HCl का अणु यहाँ से बाहर निकल गया, यहाँ पर भी किसका निर्माण हो गया, फिनोल का। इसको बोलते हैं हम लोग रासायनिक प्रक्रम। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर नोट कर दीजिए। तो ये चौथी विधि। पांचवी विधि की तरफ चलते हैं, डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम इंपोर्टेंट प्रक्रम है। डाउ प्रक्रम औद्योगिक विधि फिनोल के निर्माण की।
तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, रासायनिक प्रक्रम में जो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, ये क्लोरोबेंजीन, इसकी क्रिया करवाई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तापमान वही CuCl2 लेते हैं, यहाँ पर तापमान 523 केल्विन। तो यहाँ पर जो सबसे पहले प्राप्त होता है वो होता है सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ से HCl बाहर निकलता है और यहाँ प्राप्त होता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बुक्स के अंदर या नोट्स के अंदर भी एक ध्यान रखना कि सीधा फिनॉल का निर्माण किया गया है, क्योंकि NCERT बुक के अंदर सीधा फिनॉल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले यहाँ से HCl बाहर निकलेगा और ONH जुड़ेगा सोडियम फिनॉक्साइड, फिर इसका अपघटन करेंगे तनु HCl की उपस्थिति में, तनु HCl की उपस्थिति में। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, तापमान लेते हैं यहाँ पर 623 केल्विन और दाब होता है 300 एटमॉस्फेयर। क्लोरोबेंजीन है, उसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, तापमान 623 केल्विन, दाब 300 एटमॉस्फेयर, सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है, जिसका अपघटन तनु HCl से करवाएंगे। यहाँ से निकल जाएगा NaCl, पीछे क्या बच गया, फिनॉल। यहाँ पर NaCl बाहर निकल गया और किसका निर्माण हो गया, फिनॉल का निर्माण हो गया। तो बुक्स के अंदर या नोट्स के अंदर आपके क्या है कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH से करवा दी और सीधा का सीधा क्या प्राप्त हो गया, फिनॉल प्राप्त हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, फिर किसका निर्माण होता है, फिनॉल का। अब याद कीजिए यहाँ पर फिनॉल के निर्माण की जो प्रयोगशाला विधि है, उसके अंदर जो सेकंड विधि है वो मैंने यही लिखवा रखी है। ठीक है, तो वो औद्योगिक विधि है, बुक्स के अंदर देखो गलत दे रखा है, तो वो काट देना नोट्स के अंदर। प्रयोगशाला जो सेकंड विधि है, जो ये वाली लिखा रहती है, वो क्रॉस कर देना, वो यहाँ पर आएगी, जिसका नाम क्या होता है, डाउ प्रक्रम होता है। और डाउ प्रक्रम भी करेक्शन कर लेना, जो डाउ प्रक्रम लिखा है उसके अंदर मैंने फिनॉल का निर्माण सीधा करवाया है, लेकिन सीधा नहीं होता। सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, फिर किसका निर्माण होता है, फिनॉल का निर्माण होता है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं डाउ प्रक्रम। एक और इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट भी ले रखा है कि अगर क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन, इसकी क्रिया करवा दी सोडियम कार्बोनेट जल के साथ में, तो यहाँ पर भी सीधा का सीधा फिनॉल बना रखा है, C6H5OH। दो अणु ले लिए, ये दो अणु, तो यहाँ पर 2NaCl बाहर निकाल दिया, 2NaCl बाहर और CO2 का अणु बाहर निकला। इस प्रकार की अभिक्रिया है। डाउ प्रक्रम है, हमें ये वाली अभिक्रिया लिखनी है एग्जाम के अंदर। अगर एग्जाम आए डाउ प्रक्रम की रासायनिक समीकरण लिखो, तो हमें ये वाली समीकरण मेंशन करनी है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, जिसका अपघटन तनु HCl से कराएंगे तो किसका निर्माण होगा, फिनॉल का निर्माण होगा। चलिए नोट कर दीजिए इसको। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग भौतिक गुणों के ऊपर, फिनॉल के भौतिक गुण। तो भौतिक गुण के अंदर कुछ पॉइंट्स आपको लिखे हुए हैं, वो पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं बता देता हूँ। फिनॉल जल के अंदर विलय होता है, कारण क्या होगा, जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा। फिनॉल है OH, जल OHH, तो यहाँ पर किसका निर्माण होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होगा। इसीलिए फिनॉल जल के अंदर अल्प विलय होते हैं, कम विलय होते हैं। तो विलय होने का कारण हाइड्रोजन बॉन्ड है, कम विलय का कारण क्या हो गया, कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा है, हाइड्रोकार्बन ज्यादा है इसके अंदर, इसीलिए ये थोड़ा सा कम विलय होता है। क्वथनांक की बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वथनांक। तो देखिए फिनॉल का क्वथनांक हाइड्रोकार्बन से, ईथर से, हेलो एल्केन से, हेलो एरिन से, इन सबसे ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, क्यों होगा, क्योंकि अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण होगा।
फिनॉल भी अपने ही जैसे अणु के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा? बनाएगा, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए फिनॉल का क्वथनांक ज्यादा होगा किससे? हेलो एल्केन, हेलो एरिन, ईथर या फिर हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि इनमें से किसी के पास में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब विलेयता की बात होगी तो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, और जब क्वथनांक की बात होगी तो खुद के अणु के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, अगर बनता है तो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये होता है, फिनॉल विषैले प्रकृति का होता है, अगर त्वचा के ऊपर लगा दे तो फफोले बन जाते हैं, तो ठीक है। चौथा, कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग होता है, विसंक्रामक के रूप में भी इसका उपयोग होता है, कीटाणुओं को मारने में भी इसका काम आता है। घर में फिनाइल पोछा करते हैं, फिनॉल ही होता है इसके अंदर। फिर बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, अगर फिनॉल को वायु के अंदर खुला छोड़ दे तो उसका रंग चेंज होता है, गुलाबी कलर हो जाता है, ऑक्सीकृत होने के कारण। फिनॉल है, वायुमंडल में अगर इसको खुला छोड़ दें तो ये बनता है पैरा बेंजोक्विनोन का निर्माण करता है, इसको बोलते हैं पैरा बेंजोक्विनोन, कलर होता है गुलाबी। तो फिनॉल को वायु में खुला छोड़ने पर क्या होता है, वायु के संपर्क में आने पर वो गुलाबी कलर का हो जाता है, कारण हो जाता है पैरा बेंजोक्विनोन का निर्माण होता है। तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके भौतिक गुणों के अंदर। फिर चलते हैं इसके रासायनिक गुणों के ऊपर। चलिए, रासायनिक गुणों के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिनोलिक समूह की, यानी जो फिनॉल के ऊपर OH समूह लगा है उसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे हम लोग पहली अभिक्रिया पढ़ते हैं फिनोलिक समूह की, फिनोलिक समूह की, यानी बेंजीन वाले के ऊपर जो OH समूह है उसकी अभिक्रिया। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर फर्स्ट बात करते हैं फिनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। फिनॉल की क्रिया जिंक के साथ में, ठीक है। देखिए यहाँ पर जिंक के साथ में फिनॉल की क्रिया करवाई जाती है, तो यहाँ पर ZnO बाहर निकलता है, जिंक ऑक्साइड बाहर निकलता है, पीछे क्या बचता है, बेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि फिनॉल को बेंजीन में कैसे परिवर्तित करोगे। सीधी सी बात है, फिनॉल की क्रिया जिंक से करवा दोगे, किसका निर्माण हो जाएगा, बेंजीन का निर्माण हो जाएगा। सेकंड, अमोनिया के साथ क्रिया। देखिए फिनॉल की क्रिया अमोनिया के साथ करवा दी मैंने, ये अमोनिया है NH3, उत्प्रेरक जिंक क्लोराइड, तापमान हो गया 573 केल्विन। तो यहाँ से जल का अणु बाहर निकल जाएगा और ये निर्माण हो जाएगा C6H5NH2। बताइए इसका नाम क्या होता है, एनिलीन, एनिलीन बोलते हैं इसको, C6H5NH2, C6H5NH2 नाम क्या हो गया इसका, एनिलीन। तो सिंपल है यहाँ पर। तीसरा बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एस्टरीकरण, एस्टरीकरण, एस्टरीकरण का क्या मतलब होगा, एस्टर समूह का बनना। तो बताइए एस्टर कब बनता है, एल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवाते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है, ये एल्कोहल ही है फिनॉल। तो देखिए ये फिनॉल है, फिनॉल की क्रिया हमने करवा दी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में, कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH। उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल काम आता है यहाँ पर, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखिए यहाँ पर ये R डैश ले लिया मैंने। अगर मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से CO1 का विलयन होता है, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, जल का अणु बाहर निकल गया, पीछे क्या बच रहा है देखना यहाँ पर, RCOO C6H5, RCOO C6H5। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फिनॉल लिया, क्रिया करवा दी एसिडिक अम्ल के साथ, एसिडिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। सांद्र क्या करेगा, जल का अणु बाहर निकालेगा, इसीलिए ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है। तो चलिए यहाँ पर OH यहाँ से जाएगा, यहाँ से H जाएगा, पीछे बच गया
CH3 COO C6H5। बताइए इसका IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम क्या होगा? फेनिल एल्किल एल्केनॉइड बोलते हैं, फेनिल एथेनॉइड। 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? फेनिल एथेनॉइड। सिंपल है। चलिए नोट कर दीजिए, आगे चलते हैं। लिख दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी एस्टरीकरण पूरा नहीं हुआ है। एस्टर बनाना है तो देखिए यहाँ पर फिनॉल की क्रिया एनहाइड्राइड से करवाने पर, ये मैंने ले लिया एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। वही अभिक्रिया उत्क्रमणीय है और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होगी। चलिए एसिटिक एनहाइड्राइड लिया हमने तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर निकलेगा अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल निकल गया CH3COOH। बताइए पीछे क्या बच गया? CH3COOC6H5, एस्टर बन गया CH3COOC6H5, यानी यही फेनिल एथेनॉइड। कोई दिक्कत नहीं है। या फिर फिनॉल की क्रिया करवा दो एसिटिल क्लोराइड के साथ में, एसिल हैलाइड एसिटिल क्लोराइड ले लिया, अभिक्रिया उत्क्रमणीय और पिरिडीन सार। यहाँ पर क्या ले लिया हमने? पिरिडीन सार। तो देखिए यहाँ से H जाएगा, यहाँ से Cl HCl निकल जाएगा, पीछे क्या बच गया? CH3COOC6H5, यानी एस्टर बन गया CH3COOC6H5 प्लस साथ में क्या निकल गया? HCl। तो सार क्या करेगा? इस अम्ल को अवशोषित करेगा और अभिक्रिया अग्र दिशा में चलेगी तो उत्पाद ज्यादा बनेगा। सेम चीज है, सिंपल चीज है। यहाँ पर भी सांद्र H2SO4 बुक्स के अंदर सांद्र H2SO4 दे रखा है, लेकिन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी पिरिडीन सार होना चाहिए, पिरिडीन सार, क्योंकि अम्ल का निर्माण हो रहा है। अगर अभिक्रिया और अधिक बढ़ानी है तो हमें यहाँ पर इस अम्ल को हटाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सार की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये अभिक्रिया है एस्टरीकरण। सिंपल है। चलिए फिर बात करते हैं चौथा PCl5 से। सिंपल है। देखिए हमने अल्कोहल की क्रिया PCl5 से करवाई थी। याद कीजिए क्या बना था? RCl, HCl और POCl3, यही बना था। अब देखिए यहाँ पर क्या है? फिनॉल है C6H5। अंतर किसका आएगा? केवल C6H5 का, यानी किसका निर्माण होगा? क्लोरोबेंजीन। HCl सेम रहेगा, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड ये सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन एक और चीज है यहाँ पर, यदि फिनॉल का अधिकीय ले लिया जाए, अगर फिनॉल का अधिकीय ले लिया जाए, 3 अणु ले लिए, तो ये फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ क्रिया करता है और बनाता है ट्राइफेनिल फॉस्फेट। 3 फेनिल है, ट्राइफेनिल फॉस्फेट। 3 क्लोरीन 3 H के साथ बाहर निकल जाएंगे, यहाँ बन जाएगा 3 HCl। सिंपल अभिक्रिया, कोई बात नहीं है। फिनॉल है, PCl5 के साथ क्रिया करवाई, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, जो अभिक्रिया हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर इसका अधिकीय आ जाए तो क्या बनेगा? ट्राइफेनिल फॉस्फेट। संतुलित है, देख सकते हो आप, संतुलित है ये अभिक्रिया। ये रासायनिक गुण, चौथा रासायनिक गुण PCl5 से नोट कर दीजिए, फिर आगे लेते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं ईथरीकरण। ईथर का बनना ईथरीकरण कहलाता है। 5 ईथरीकरण, ईथर का बनना। तो देखिए यहाँ पर ये हमने लिया फिनॉल,
फिनॉल की क्रिया मैंने करवा दी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया मैंने एल्किल हैलाइड से करवा दी। जैसे मैंने यहाँ पर मेथिल आयोडाइड ले लिया, एल्किल हैलाइड, तो देखिए यहाँ से क्या निकलेगा? NaI माइनस NaI। तो बताओ क्या बन गया? ईथर बन गया, OCS3। याद कीजिए इसका नाम मैंने बताया था एनीसोल। जब ईथर पढ़ाया था तो इसका एनीसोल भी बोलते हैं। नाम, सामान्य नाम क्या होगा? मेथिल फेनिल ईथर। याद आया आपको? तो ईथर का निर्माण हो रहा है, इसे अभिक्रिया क्या होगी? ईथरीकरण। याद कीजिए विलियमसन ईथरीय संश्लेषण। मैंने बताया था कि एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करवाने पर, ये एल्किल हैलाइड है, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड की जगह हमने क्या ले लिया? फिनॉक्साइड। ये फिनॉक्साइड है, किसका निर्माण हो गया? ईथर का निर्माण हो गया। एक और विधि है फिनॉल की क्रिया डाईएजोमेथेन से, इसको बोलते हैं डाईएजोमेथेन। ये समूह डाईएजो कहलाता है, डाईएजोमेथेन। तो ये CH2 इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया? C6H5OCS3 प्लस यहाँ से नाइट्रोजन बाहर, सेम बन गया। यहाँ पर भी क्या बन गया? एनीसोल का निर्माण हो गया, एनीसोल का निर्माण। CH2 इधर जुड़ गया तो क्या हो गया? CS। तो ये अभी क्या कौन सी होगी? ईथरीकरण। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए हटा दें। नेक्स्ट अभिक्रिया बेंजोइलीकरण। देखिए बेंजोइलीकरण कोई हार्ड नहीं है। ये फिनॉल लिया मैंने, बेंजोइल क्लोराइड से क्रिया करवा दी मैंने, C6H5COCl। ये समूह बेंजोइल समूह कहलाएगा, बेंजोइल, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल समूह बोलेंगे इसको। यहाँ से H जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा? C6H5COO और यहाँ पर C6H5, यही है ना? C6H5COO और इसको क्या बोलेंगे? C6H5। मतलब नाम क्या होगा? फेनिल बेंजोइल। ये फेनिल है, फेनिल, और इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइट। इस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजोइट। तो याद रखिएगा, जब बेंजीन वाले के ऊपर ये वाला समूह हो, बेंजीन वाले के ऊपर COO समूह हो, केवल COO, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइट। ठीक है, बेंजोइट है। इस अभिक्रिया का नाम होता है सोटन बोमन अभिक्रिया, सोटन बोमन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है इसका नाम, सोटन बोमन अभिक्रिया। ठीक है, याद रह जाएगा आपको, सोटन बोमन अभिक्रिया। फिनॉल की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड से करवाने पर इसको बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं। ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड ही है ये, COX, इसको ऑयल हैलाइड बोलते हैं, ऑयल लगा हुआ नाम के। तो किसका निर्माण होता है? फेनिल बेंजोइड का। इस अभिक्रिया का नाम होता है सोटन बोमन अभिक्रिया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट अभी पे चलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मैंने अभी बताया था आपको कि वायु में अगर खुला छोड़ दे फिनॉल को तो किसका निर्माण होता है? पैराबेंजोक्विनोन का। जो गुलाबी कलर का होता है, संरचना पर ध्यान देना कि यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड मत कर देना वलय के अंदर, 2 ही डबल बॉन्ड होंगे कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए। इसको बोलते हैं हम लोग पैराबेंजोक्विनोन, पैराबेंजोक्विनोन, जो कि कौन से कलर का होता है? गुलाबी रंग का होता है। तो वायु में अगर खुला छोड़ेंगे तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, या प्रबल ऑक्सीकारक ले लिया जाए। प्रबल ऑक्सीकारक जैसे कि CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड ले लिया जाए, या सोडियम क्रोमेट साथ में ले लिया जाए, सांद्र H2SO4।
कोई भी उत्प्रेरक अगर ले लिया जाए तो उसका ऑक्सीकरण किस में हो जाएगा, पैरा बेंजोक्विनोन। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। फिनॉल का ऑक्सीकरण CrO2 Cl2 की उपस्थिति में या सोडियम क्रोमेट सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। इसको क्रोमिल क्लोराइड बोलेंगे, क्रोमिल क्लोराइड। इसको बोलेंगे सोडियम क्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये इसके रासायनिक गुण हुए। अभी तक फिनोलिक समूह की अभिक्रिया चल रही है। इसमें एक और बचता है अम्लीयता। अम्लीयता हमने वैसे तो वहाँ पर अल्कोहल के अंदर पढ़ी है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ और भी है। जैसे कुछ क्वेश्चन वहाँ पर दे रखे थे अल्कोहल चैप्टर के अंदर, लेकिन मैंने उस समय आपको बताया नहीं था कि ये अम्लीयता का क्रम कैसे होगा, क्या होगा। तो एक बच्चे ने पूछा भी था। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अम्लीयता की बात करूँगा, थोड़ा सा रिपीट करूँगा अम्लीयता को, और फिर आगे चलेंगे। तो ये अभी तक इतना ही आज पढ़ेंगे। मैथ्स का पेपर हो चुका है, यानी 12th साइंस के सारे पेपर ख़त्म हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि रिज़ल्ट है वो 5-10 जुलाई के आसपास आ जाएगा। रही बात स्कूल खुलने की, तो ऐसे आसार बन रहे हैं। जो हमारे शिक्षा मंत्री है डॉक्टर सर जी, उन्होंने बोला है कि 1 जुलाई से बच्चों को स्कूल में बुला लिया जाएगा। तो हो सकता है 1 जुलाई या 5 जुलाई या 10 जुलाई, लेकिन जुलाई में स्कूलें खुलेगी, ये कंफर्म है। तो इंतज़ार ख़त्म हुआ आपका, तो जल्दी स्कूलें खुलने के आसार ओपन हो गए। तो चलिए जी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।